दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 राजस्थान बोर्ड का और 8वां भाग आज आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं हम। तो 8वां भाग शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ कि 7वें पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था। 7वें पार्ट के अंदर हम लोगों ने ओम के नियम का प्रूफ पढ़ा था कि ओम के नियम को किस प्रकार हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं नोट्स पेपर आपके सामने रख रहा हूँ 7वें भाग का। ये है ओम के नियम का प्रूफ। धारा और अपवन वेग में संबंध निकाला था। धारा घनत्व का I/A लेकर हमने सूत्र निकाला था। अपवन वेग का मान रखा हमने यहाँ पर इसके अंदर। फिर एक कांस्टेंट आया था किसी चालक के लिए n e²τ/m, इसको कांस्टेंट माना। वो कांस्टेंट पदार्थ की चालकता कहलाती है। और J बराबर सिग्मा ई एक रूप आया था नया। इस नए फॉर्मूले को हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। इसके बाद हमने आगे इसका जो मेन जो रूप है V बराबर IR, वो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, J और E की वैल्यू रखी। J बराबर I/A होता ही है और E क्या होता है, V/L। क्यों? क्योंकि हमने जो चालक लिया था उसका क्षेत्रफल A माना था, लंबाई L मानी थी। इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभवांतर बटे लंबाई होता है। तो विभवांतर बटे लंबाई, ये सूत्र हमने पढ़े हैं पीछे के चैप्टर में। और J बराबर I/A होता है। ये मान हमने इसमें आगे रखे। तो जैसे इसको सोल्व किया तो एक चीज़ और सामने आई, 1/सिग्मा। 1/सिग्मा यानी चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों के बारे में मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इन पर आधारित अपने अलग से टॉपिक दिए हुए हैं बुक के अंदर और इनके बारे में अपने को आगे भी पढ़ना है। चालकता का उल्टा कह दो, व्युत्क्रम कह दो, प्रतिरोधकता कहलाता है, जिससे रो से दर्शाते हैं। ठीक है, तो रो यहाँ मैंने 1/सिग्मा की जगह रख दिया। तो ये एक नया सूत्र बन गया ρL/A। ये सूत्र तो आप जानते ही होंगे, इससे परिचित हैं आप, क्योंकि कक्षा 10 में ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। ρL/A प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, कांस्टेंट है ये भी किसी पदार्थ के लिए। तो जैसे ही मैं प्रतिरोध का यहाँ पर मान रखता हूँ, R रखता हूँ इसकी जगह, तो V बराबर IR रूप प्राप्त होता है। ये रूप हमारे ओम के नियम का रूप है। फिर मैंने नोट लगाकर आप लोगों को जो विशेष फॉर्मूले इसके अंदर आए थे वो मैंने आपको लिख दिए कि कौन कौन से सूत्र आए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। फिर हमने चर्चा की थी ओम के नियम के जो जिनमें पदार्थों में ओम के नियम की पालना होती है उन्हें ओमी युक्ति कहेंगे। ठीक है, और पालना होने मतलब V समानुपाती I संबंध लागू होना या विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होना। इसके अलावा एक नई बात भी बताई थी मैंने कि अगर बैटरी की ध्रुवता बदल देते हैं, बैटरी का प्लस माइनस का चिन्ह चेंज कर देते हैं आपस में, तो इन पदार्थों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओमीय युक्तियाँ कहलाएगी। अनोमीय युक्तियों में इसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको। पूरे जितने भी इसके इफेक्ट पढ़े हैं उनका जस्ट उल्टा कर दो। V समानुपाती I संबंध लागू नहीं होना मतलब ओम के नियम की पालना नहीं होना, और विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होना। ये कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। ये ओम के नियम की सीमाएं भी कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी ओम का नियम निश्चित युक्तियों पर निश्चित पदार्थों के लिए लागू होता है और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, आज की इस कक्षा का एक साधारण सा ये टॉपिक है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, और कक्षा 10 में इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। मैं हेडिंग डालता हूँ विद्युत प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध क्या चीज़ है, अगर वैसे देखें तो ये एक गुण है, पदार्थ का एक ऐसा गुण है। ठीक है, और वो गुण ऐसा गुण जो धारा प्रवाह के मार्ग में या धारा प्रवाह का विरोध करता है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। ठीक है, पदार्थ का एक प्रकार से, किसी चालक का एक प्रकार से ये गुण है जो उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उस चीज़ का ये विरोध करता है। ये गुण धर्म ही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है,
और ये गुण धर्म या वो युक्ति कह दो जिससे हम धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उस युक्ति को प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे मैंने परिभाषा यहाँ पर नोट कर दी है कि पदार्थों का वह गुणधर्म जो चालक में धारा प्रवाह का विरोध करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वह युक्ति जिसकी सहायता से चालक में प्रवाहित धारा को नियंत्रित किया जाता है प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोधक कह दो, प्रतिरोध भी कहते हैं, फिर हम प्रतिरोधक भी कहते हैं, प्रतिरोध दोनों ही नाम यूज में लेते हैं इसमें। देखो प्रतिरोधक क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, अलग अलग मान के, ये जो अपनी जिस प्रकार अपने को धारा को नियंत्रित करना है उसके आधार पर अलग अलग मान के ये पदार्थों से ये प्रतिरोध बनाए जाते हैं। जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इस प्रकार अलग अलग मान के प्रतिरोधक होते हैं। और इनका परिपथ में संकेत ये होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इस प्रकार परिपथ में इनको सांकेतिक रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। इस पे लिखा होता है आर, आर इसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। अब अगर 2 ओम का है तो लिख देते हैं 2 ओम, 3 का है तो 3 ओम, 5 का है तो 5 ओम। इस प्रकार ये प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण होगा ये। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे आपको पता ही है कि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब चालक में हम वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज लगाने से जो इलेक्ट्रॉन है, लगातार ये पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो में हम चीज़, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, यानी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इस दौरान वो अपने रास्ते में आयनों से, परमाणुओं से टक्कर करते हैं। ठीक है, और जब इनकी टक्कर होती है तो टक्कर से ये जो बाधा उत्पन्न होती है इनके रास्ते में, ठीक है, ये जो बाधा उत्पन्न होती है वही प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, धन आयनों से टकराते हुए, अपवन वेग की परिभाषा पढ़ी थी, तो वहाँ भी मैंने ये बात बताई थी कि धन आयनों से टकराते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, तो ये बाधा उत्पन्न होती है, यही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है इसमें वो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, कैसे है, ये पढ़ने से पहले किस प्रकार निर्भर करते हैं, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो प्रतिरोधक होते हैं, इनको प्रतिरोधक या प्रतिरोध हम कहते हैं। प्रतिरोधक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये आज का ये जो वीडियो आप पढ़ रहे हो, ये आप इसको, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी तरीके से इस वीडियो को आप कवर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में इस पर। अब देखो ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना इनके बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हम अमूमन लैब में या घरों में भी ये चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं, तो इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जैसे पहले जो इनका वर्गीकरण है, इनको बांटा गया है, वो होते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध। ठीक है, तार आबद्ध प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोधक कह दो। ठीक है, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है इनका वो कहलाता है कार्बन प्रतिरोधक। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बार बार कह रहा हूँ मैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है इन पर। पुराने पेपर आपके पास है, उनमें से देखो आप लोग। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, किस प्रकार का है। ठीक है, या इसके अलावा जब हम रिवीजन में आएंगे तब मैं इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। तो अब आप देखो तार आबद्ध प्रतिरोध कौन से होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल देखना। देखो तार आबद्ध प्रतिरोध एक तो ऐसे प्रतिरोध होंगे, ये मिश्र धातु के बने होते हैं। तार होता है इसमें वायर, नॉर्मल तार होता है, वो मिश्र धातु का ये तार होते हैं। जैसे हम लैब में अमूमन तांबे का तार यूज़ में लेते हैं सर्किट को जोड़ने के लिए, और बड़े प्रतिरोध के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हम मिश्र धातु के ये तार आबद्ध प्रतिरोध यूज में लेते हैं, जिनमें मिश्र धातु में कौन कौन सी मिश्र धातु, जैसे मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है,
कॉन्स्टेंटन कह दो, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, ये मिश्र धातु होती हैं। इन मिश्र धातुओं का ये तार बना हुआ होता है, तार आबद्ध प्रतिरोध। ठीक है, इसकी एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि मिश्र धातु का होने की वजह से ये थोड़े से कॉस्टली, महंगे होते हैं। ठीक है, महंगे होते हैं, इसकी जो मार्केट में जो रेट है वो ज़्यादा होती है, तो महंगे प्रतिरोधक होते हैं ये। ठीक है, दूसरी बात, एक बात इनकी एक ये भी है कि इनका जो मान है, या ऐसे कहो कि ये जो उच्च मान, अधिक मान के नहीं बनाए जा सकते, अधिक मान नहीं होता इनका, अधिक मान नहीं होता। उसके पीछे कारण यही है कि ज़्यादा उच्च मान के अगर आप बनाओगे इनको, तो ज़्यादा मान का बनाने के लिए प्रतिरोधक, बड़े मान का प्रतिरोध बनाने के लिए बड़ा तार काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, लंबा तार काम में लेना पड़ेगा, और लंबा तार थोड़ा असुविधाजनक होता है। समझ में आ रही बात मेरी? बड़े प्रतिरोध लगाने हैं, बड़ा धारा में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करनी है, तो ज़्यादा मान का प्रतिरोध हमें यूज़ में लेना पड़ेगा, और ज़्यादा मान का प्रतिरोध यूज़ में लेने के लिए बड़ा तार यूज़ में लेना पड़ेगा। तो लंबा तार वैसे भी असुविधाजनक होता है। ठीक है, एक साथ लंबा तार कैसे यूज़ में लिया जा सकता है? ज़्यादा असुविधाजनक हो गया, और फिर कॉस्टली भी ज़्यादा ये होता है, तो इसलिए ये तार आबद्ध प्रतिरोध है, ये बहुत ही कम यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, हाँ, इसकी एक विशेषता ज़रूर होती है। वो विशेषता ये होती है कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसके पीछे रीजन यही है, मिश्र धातु का होना। जो तार मिश्र धातु का बना होगा उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब क्या होता है? ये एक कांस्टेंट या कोफिशिएंट कह दो एक प्रकार से। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, जब एक इक्वेशन आएगी तब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि प्रतिरोध के मान में ताप के साथ परिवर्तन, प्रतिरोध के मान में ताप के साथ परिवर्तन। तो मिश्र धातु का बना होने के कारण अगर हम तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म होगा, और गर्म होने से इनके प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, ये इनकी एक बड़ी विशेषता होती है। इसलिए ये तार वहाँ ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं जहाँ पर हमें प्रतिरोध के मान को लगभग नियत रखना होता है। तो इस प्रकार के तार पर जो आबद्ध प्रतिरोधक है वो यूज़ में लिए जाते हैं। बस कमी है तो बस एक ही बात की है कि इनको ज़्यादा मान का नहीं बनाया जा सकता, इसका मैंने कारण आपको बता दिया। ठीक है, ये एक दो बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब कार्बन प्रतिरोधक की बात करूँ ना, दूसरे प्रतिरोधक कौन से हैं? कार्बन प्रतिरोधक। इनकी बात करूं तो पहली बात ये है कि ये उच्च मान के बना सकते हो, उच्च मान के। ठीक है, उच्च मान के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं, ज़्यादा मान के प्रतिरोध आप बना सकते हो। ठीक है, बड़ी बड़ी डिवाइस होती हैं, उन डिवाइस में ये कार्बन प्रतिरोध लगे होते हैं। ठीक है, सर्किट के अंदर कार्बन प्रतिरोध लगे होते हैं। अगर ये नहीं होते तो फिर ये तार आबद्ध प्रतिरोध लगाना होता तो वहाँ पर तार के बहुत सारे लपेटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल तो डिवाइस आती है मार्केट के अंदर, तो वो बहुत ही सर्किट बहुत ही उनके सिंपल होते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं, और बनाए किसके जाते हैं? कार्बन के बनाए जाते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, एक बेलनाकार रूप में इनको डाला जाता है। ये कार्बन प्रतिरोध का अपना एक टॉपिक भी है। ठीक है, बेलनाकार पतला सा, बेलनाकार छोटा सा एक तार के रूप में इनको डाला जाता है, और कार्बन के ये बने होते हैं। और कार्बन अपने को पता है कि प्रतिरोध कार्बन का ज़्यादा होता है, इसलिए उच्च मान के प्रतिरोध इनसे हम बना सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरी बात मैं ये भी लिखूँगा कि सूक्ष्म आकार के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये, सूक्ष्म और सस्ते भी होते हैं, सूक्ष्म तथा सस्ते होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आजकल जो भी उपकरण आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो,
या धारा नियंत्रक हो, मैं ऐसे नाम बोल रहा हूँ जो लैब में यूज़ में आने वाले ऑपरेटर्स हैं। जब आप प्रयोगशाला में जाओगे, ठीक है, तो उस दौरान आप ये चीज़ें देखोगे, तब आप ये देखना अगर सर आपको बताएं तो उस दौरान। और हो सके तो ये सुविधा भी मैं आप लोगों के लिए पूरी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लैब से संबंधित कुछ क्लासें भी आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगा ताकि आप लोगों को लैब से संबंधित भी जानकारी प्राप्त हो सके। और उसमें आपको मैं दिखाऊंगा ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको देखने को मौका मिले स्कूल के अंदर तो आप ज़रूर देखना ये चीज़ कि प्रतिरोध, जब आप प्रतिरोध का डब्बा खोलकर देखोगे तो उसके डब्बे के नीचे आप लोगों को कार्बन प्रतिरोध मिलते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इनके ऊपर 4 कलर की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए लगाए जाते हैं, उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं, कार्बन के बने होते हैं और छोटे छोटे तार होते हैं, सस्ते होते हैं। और पुराने अगर आप कोई प्रतिरोध बॉक्स देखोगे ना, अगर आपको लैब में मिल जाए, हालांकि बहुत कम मिलता है क्योंकि आजकल नए कंपनी के नए ऑपरेटर्स आने लग गए हैं। पुराने टाइम में अगर पुराने कंपनियों के ऑपरेटर्स आप देखोगे ना, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, उन्हीं कार्बन प्रतिरोध की जगह आपको उनके नीचे तार के लपेटे मिलते हैं, यानी उसमें तार आबद्ध प्रतिरोध थे। तार आबद्ध प्रतिरोध थे, वो मिश्र धातु के बने होते थे और थोड़े महंगे भी आते थे वो उपकरण, ठीक है। आजकल के जो उपकरण आते हैं उनकी तुलना में महंगे भी आते थे, उसके पीछे कारण यही है। तो बच्चों ये जो आज का वीडियो है, इन वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, इन बातों को आप अच्छी तरीके से कैच करना ताकि जो लैब की क्लासें हैं ये, और मैंने पहले बताया था ये 5वां और 6ठा चैप्टर पूर्ण रूप से लैब पर आधारित भी होने वाला है। थ्योरी में भी तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लैब से क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी अपने को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अकेला किताबों से पढ़कर नियम सूत्र सिद्धांत याद करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस क्लास के बाद में जब आप कॉलेज शिक्षा में प्रवेश करोगे तब आप लोगों को लैब को बहुत ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ेगा। तो उस दौरान अपने को अगर इन चीज़ों का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है, ठीक है, तो आप लोगों की ये जो बातें ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रतिरोध हम यूज़ में ले सकते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध हम जिनको कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आपको प्रैक्टिकल टाइम के दौरान भी आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करवा सकूँ, अगर टाइम रहा, ठीक है, उचित समय के अनुसार पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा में। तो इन वीडियो को आप तसल्ली से देखना बच्चों, क्योंकि मैं बार बार ये बात हम कहते हैं आपसे कि इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, इसमें जो भी स्वार्थ है वो आपका है। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि जितना भी हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसा भी हमें आता है हम अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इन चीज़ों का जैसा हो, जितना हो उतना फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और नोट्स ज़रूर बना लें आप लोग इनके, ठीक है, ताकि आपके बहुत काम आएंगे ये चीज़। तो तार आबद्ध और कार्बन प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब तार आबद्ध प्रतिरोध तो सिंपल ये बता दिया, कार्बन प्रतिरोध पर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार परीक्षा के अंदर, तो वो उसके लिए मैं आपको एक अलग से पॉइंट करवाऊंगा का जो कार्बन प्रतिरोध है। इससे पहले मैं आप लोगों को तो इस प्रकार इनकी निर्भरता मैं बताता हूँ आपको, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, ये प्रश्न भी आता है कई बार, प्रतिरोध निर्भरता कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बच्चों वैसे छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है ये प्रतिरोध 4 बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मुख्यतः 4 बातें कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। नंबर 1 कि प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, और डिपेंड भी कैसे करेगा, समानुपाती होता है, ठीक है, यानी R समानुपाती L। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा,
तार जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। लंबाई के समानुपाती होने का मतलब ये है। नंबर 2 बात, तार के अनुप्रस्थ काट, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह दो ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के बारे में तो पता ही है आपको, यानी आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे ये पेन है तो इस पेन का ये आगे का, बार बार बताया है मैंने ये चीज़ें, आगे का ये गोलाकार हिस्सा ये अनुप्रस्थ काट होता है। तो अनुप्रस्थ काट यानी पेन या तार, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी अनुप्रस्थ काट व्युत्क्रमानुपाती ये संबंध होता है। अगर अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है मतलब तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर ए यानी अनुप्रस्थ काट कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। फिर तीसरी बात इंपॉर्टेंट, ये चालक के ताप पर भी डिपेंड करता है। ताप कैसा है, ताप पर। और चौथी बात मैं लिखूंगा पदार्थ पर या प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ये 4 बातों पर प्रतिरोध निर्भर करेगा। वैसे कक्षा 10 में आती हैं बातें मेरे हिसाब से, तो इनके बारे में हम अलग अलग डिटेल पढ़ेंगे। ये तो बेसिकली हम पढ़ते ही जाएंगे, एग्जाम्पल भी आता जाएगा। लंबाई ज़्यादा है प्रतिरोध ज़्यादा होगा, वैसे भी याद रखनी है बातें। ताप पर निर्भरता हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका आपको कक्षा 12 में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, ताप पर डिपेंड कैसे करेगा, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और लंबाई और अनुप्रस्थ काट के बारे में तो मैंने आपको बता भी दिया है। वैसे तार लंबा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और पतला मोटा तार है तो प्रतिरोध वैसे चेंज हो जाएगा। पदार्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूँ। पदार्थ बदल दोगे ना तो प्रतिरोध बदल सकता है। जैसे आपने पता है कि चालक, लगभग सारे जो चालक होते हैं वो धारा प्रवाह करते हैं। धारा प्रवाह करने वाले चालक में जैसे लगभग सारी धातुएं आती हैं चालकों में, तो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रतिरोध होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर इस प्रकार करता है ये। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखूं आपके सामने, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि सबसे अच्छा चालक चांदी माना जाता है। ठीक है, चांदी होती है ना, चांदी सबसे अच्छा चालक होती है। पदार्थ की बात कर रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूँ, चांदी सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, बहुत अच्छी धारा प्रवाहित होती है चांदी में, लेकिन मजबूरी यही है कि चांदी कॉस्टली थोड़े ज़्यादा होती हैं, इसलिए महंगी धातु होने की वजह से हम ज़्यादातर ये यूज़ में नहीं लेते। हम यूज़ में लेते हैं कौन सी धातु, हम यूज़ में लेते हैं अमूमन सर्किट के अंदर तांबा। ठीक है, ये जो वायर होते हैं ना अपने बिजली के तार होते हैं, बिजली के तार के अंदर तांबे के पतले पतले तार होते हैं। ठीक है, ऊपर रबड़ का कवर होता है उसके। ठीक है, रबड़ का कवर तो इसलिए लगाया जाता है कि लघु पतन जिसे हम बोलते हैं, लघु पतन ना हो, तार आपस में जब टकराए तो टकराने से उनमें, जिसको हम लघु पतन या शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, वो कंडीशन ना उत्पन्न हो, इसलिए उन पर रबड़ का कवर होता है। और लैब में हम ये तार यूज़ में लेते हैं, तो लैब में जो तार होता है उसके ऊपर लगभग एक जो सूत का तागा उस पर लपेटा होता है, तो ये तांबे का तार हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो तांबा हम चालक के रूप में यूज़ में लेते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे बेस्ट जो चालक है वो चांदी होती है। अब अगर हम बात करें चांदी और तांबे की बात करें, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहूँगा कि तांबे का प्रतिरोध चांदी से ज़्यादा होगा। क्यों? मैंने इन 2 चालकों की तुलना की है, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसकी चालकता कम है, स्पष्ट सी बात है। प्रतिरोध क्या करता है? रुकावट करता है, तो ध्यान रखना। और चांदी सबसे अच्छा चालक है, चांदी अच्छा चालक है, इसका मतलब चांदी का प्रतिरोध कम होता है। चालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाह आसानी से हो, बाधा उत्पन्न न हो, और ये बाधा प्रतिरोध कहलाती है। तो चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक मानी जाती है। ठीक है,
और तांबे का प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मजबूरी यही है ना, महंगी धातु है, इसलिए हम ज़्यादा यूज़ में नहीं ले सकते चांदी, इसलिए हम तांबे के तार यूज़ में लेते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध के संबंध में मैंने आप लोगों को एक दो बातें बताने की कोशिश की है। आप इन टॉपिक को क्लियर करना। और आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि आगे के नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आपके सामने रखूँगा, जो कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज के इस वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, कैसे मतलब ये धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ही बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो आयनों से टकराते हैं, परमाणुओं से टकराते हैं, तो ये प्रतिरोध ही कहलाता है। और प्रतिरोध रुकावट होती है एक प्रकार से। ठीक है, और दो प्रकार के होते हैं ये, तार आबद्ध और कार्बन प्रतिरोध। इनमें मैंने कुछ अंतर बताने की कोशिश की है। और फिर मैंने प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में आपसे चर्चा की है। तो मैंने शॉर्ट में इनके बारे में बता ही दिया, तार जितना लंबा होगा उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मोटा पतला होगा तो वैसे प्रतिरोध बदलता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ताप पर कैसे डिपेंड करता है, ये बात मैं आपको आगे चर्चा में ज़रूर लूँगा। एक बार इसको पेंडिंग रखना, क्योंकि आगे की वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है ये अपना। पदार्थ पर मैंने अलग अलग बता दिया, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। चांदी का अलग होता है, तांबे का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। तो अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, तो पदार्थ अगर बदल देंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और वैसे कक्षा 10 का बेसिक टॉपिक है, तो आप आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपको इस टॉपिक में नहीं रखना है। और साधारण टॉपिक होने के कारण इस पर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और बच्चे साधारण ही मानते हैं, इसलिए वो कई बार इसमें गलती कर बैठते हैं कि यार ये तो सिंपल है, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, टॉपिक आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टॉपिक की गहराई में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बातें हैं इनको आप तसल्ली से पढ़ना, ठीक है, और क्लियर करना। तो आगे के वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।